अच्छा अच्छा, 6 को है आप लोगों के, चलें कोई बात नहीं। अल्लाह, वो मुझे आज एक स्टूडेंट कहता है कि सर जी मेरे लिए दुआ करें ना। मैंने कहा भाई मैं तो दुआ करता हूँ लेकिन तुम भी थोड़ी बहुत हया करो। हाँ जी, तभी कुछ काम होगा, सिर्फ दुआ से काम नहीं होगा, कुछ हया करने से भी काम होगा। तो कहता है सर जी हया करते हैं। मैंने कहा हया करते होते तो तुम इस दफ़ा इम्प्रूवमेंट ना दे रहे होते। तो फिर आगे से चुप हो गया। चलें भाई आगाज़ करते हैं। तो पहला MCQ है, द RMS वैल्यू ऑफ द साइन वेव इज 100 एम्पियर। यानी आपके पास आई RMS की वैल्यू क्या आ गई, 100 एम्पियर। इट्स पीक वैल्यू इज व्हाट। आपके पास आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट की आपके पास वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला आपके पास क्या था, आई RMS इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ से आपने आई नॉट की वैल्यू निकालनी थी। तो आई नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू IRMS। तो यहाँ से आई नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, मेरे पास क्या बनता है, 1.414, 1.414, और IRMS की वैल्यू था आपके पास 100। तो यहाँ से आई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 141.4 एम्पियर। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास MCQ नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। MCQ नंबर 2 है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट MCQ था, सवाल नंबर 1। ठीक है, अ साइन वेव हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्स। आपके पास F की वैल्यू क्या आ गई, F आपके पास क्या आ गया, 50 हर्ट्स। ठीक है, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। और आप सबको पता है भाई ओमेगा मेरे पास इक्वल होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F के। तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सवाल नंबर 3, द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज व्हाट। अब यहां पर उसने रेजिस्टिव सर्किट यानी आर की उसने बात की है। ठीक है, तो अगर तो यहां पर ये इंडक्टर की बात करता या कैपेसिटर की बात करता तब तो आपके पास पावर फैक्टर जो है वो ज़ीरो होता, क्योंकि पावर जो P इजिकल टू आई वी कॉज ऑफ फाई था, तो वो तो आपके पास ज़ीरो होता। लेकिन उसने रेजिस्टिव की बात की, तो रेजिस्टिव में आपके पास पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी 1, यानी मैक्सिमम पावर जो है वो, सबसे ज़्यादा पावर जो लॉस होती है वो आपके पास रेजिस्टिव सर्किट के अंदर लॉस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बी आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का MCQ, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी NMD केट के जो टिप्स थी उसमें करवाया था। अ कैपेसिटर इज परफेक्टली इंसुलेटर, कि कैपेसिटर आपके पास इंसुलेटर के तौर पर काम करता है, किस में, DC में यानी डायरेक्ट करंट में, अल्टरनेटिंग करंट में, डायरेक्ट एस वेल एस अल्टरनेटिंग, या इंड्यूस EMF में। तो कैपेसिटर आपके पास DC के तौर पर कब काम करता है, कौन से उसमें आपके पास काम करता है। तो इसको हम सबसे पहले हम इसको डायग्राम की फॉर्म में समझते हैं। अज्यूम करो भाई ये आपके पास दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की। ठहरे इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और मैं क्या करता हूँ, इसके साथ किसी बैटरी को कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। अब आप सबको पता है भाई कि इस कैपेसिटर के अंदर आपके पास एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भी पड़ा होता है। और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बेसिकली आपके पास इंसुलेटर्स होता है। जब भी आपके पास डाई इलेक्ट्रिक की बात करें तो समझ जाओ आपके पास इंसुलेटर है। तो अगर मैं अज्यूम करूँ पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, तो यहाँ से पॉजिटिव से आपके पास करंट जाएगा, आगे आपके पास एक प्लेट में जाएगा, तो आगे आपने इंसुलेटर रखा हुआ है। तो जब आपने इंसुलेटर रखा हुआ है तो करंट आपके पास फर्दर जो है वो पास नहीं हो रहा।
जब फर्दर आपके पास करंट पास नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कैपेसिटर जो है वो इंसुलेटर के तौर पर काम कर रहा है। यानी डीसी में आपके पास, डायरेक्ट करंट में आपके पास ये इंसुलेटर में काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, दैट इज डायरेक्ट करंट। ठीक है, किसी बच्चे का सवाल तो नहीं है इस एमसीक्यूज में? ओ, अदन भी आ गई। पता नहीं ये कैसे आ गई, तुम क्यों आई हो? अच्छी खासी क्लास के अंदर सुकून था, तुमने माहौल ख़राब कर दिया। तुम्हें माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए था। हम्म। अच्छा, मैं एक बड़े मज़े की बात है ना, मैं पिछले अक्सर औक़ात में स्टूडेंट से बात भी कर रहा था कि पहले यहाँ पर एक राहत थी, फिर उसके बाद अदन आ गई, अब जो है वो एक और भी नमूनी आ गई है इस क्लास के अंदर, तो तीन तीन नमूने हो गए। हाँ जी। ये सवाल नंबर 5 है आपके पास। द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 5 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 2, यानी पीक वैल्यू आपके पास आई नॉट। आई नॉट आपके पास क्या आ गया? 5 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 2। वट इज द रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू? आई आर एम एस आपके पास किसके इक्वल होगा? तो ऑब्वियसली आपने ये फार्मूला पढ़ा था कि मेरे पास आई आर एम एस जो है वो 5 एम्पेयर के इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा जी, सवाल नंबर 6 की तरफ हम लोग देखते हैं। इन चौक कॉयल, सबसे पहले हम देखते हैं कि चौक कॉयल आपके पास क्या होता है। द रिएक्टेंस एक्स एल एंड द रेजिस्टेंस आर आर रिलेटेड एज व्हाट? कि जो मेरे पास चौक कॉयल है उसमें जो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस एक्स एल और जो रेजिस्टेंस आर एल होती है वो मेरे पास किस तरह से जो है वो रिएक्ट करती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म का एमसीक्यूज आप ये कह सकते हो कि भाई इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा। तो अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई चौक कॉइल में और रेजिस्टेंस में आपके पास फ़र्क क्या है, आखिर हम चौक कॉइल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये आपसे एंट्री टेस्ट वाला पूछ सकता है जी। ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अज्यूम करो भाई ये आपके पास एक रेजिस्टर है और मैं इसके साथ किसी एसी सोर्स को कनेक्ट करता हूं। ठीक है, तो जब मैं इसको इसके साथ किसी एसी सोर्स को कनेक्ट करूंगा तो होगा क्या? आपके पास करंट जो है वो निकलना शुरू होगा पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपके पास मूव करेगा पहले फेज में, और दूसरे फेज में ये इसका उल्टा हो जाएगा। यानी दूसरे फेज में आपके पास जो करंट है वो किस किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ज़रा हम इसको भी देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। आपके पास करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। अब वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसे आ गया आपके पास। अच्छा जी, अब यहां पर भी आपके पास रेजिस्टेंस है। अब सबको पता है कि रेजिस्टेंस बेसिकली काम क्या करता है। रेजिस्टेंस बेसिकली करंट को जो है वो रोकने का काम करता है, यानी उसको डिक्रीज करता है। जैसे आपने ओम्स लॉ में पढ़ा होता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर एंड I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। यानी जैसे जैसे आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो करंट आपके पास कम होना शुरू हो जाएगा। ये सबने पढ़ा है। अब आपको ये भी पता है कि जो मेरे पास रेजिस्टर है वो बेसिकली एक तो करंट को कम करता है, दूसरी बात यह है कि पावर को जो है वो लॉस करता है। पावर की भी थोड़ी सी उसकी वैल्यू जो है वो कम करने की कोशिश करता है। अब पावर लॉस को ख़त्म करने के लिए कि हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो कि पावर को तो कम ना करे लेकिन करंट को वो कम कर ले। ये असल पॉइंट है कि अगर एक ऐसी डिवाइस हो जो करंट को तो कम करे लेकिन पावर को कम ना करे, उसके लिए हम लोग क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे? इंडक्टर का। क्या इस्तेमाल करेंगे?
इंडक्टर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यानी मैंने यहां पर इंडक्टर ले लिया, इसके साथ मैं जब किसी भी एसी सोर्स को यूज करूंगा एल, और ये मेरे पास दूसरा फेज आ गया, ठीक है, यहां पर भी आपके पास एल है। अब ऑब्वियसली इसमें भी आपके पास जो करंट है वो एक डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, करंट आपके पास ऐसे ही मूव करेगा दूसरी डायरेक्शन में। लेकिन इंडक्टर की सबसे खूबसूरती ये है कि भाई ये पावर को कम नहीं करेगा। हालांकि ये इंडक्टर बेसिकली एज अ रेजिस्टर के तौर पर काम करता है, ये यानी करंट को कम तो करता है लेकिन पावर को लॉस नहीं करता। क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो आपके पास पाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो काम रेजिस्टर करता है, करंट को कम करता है, वही काम आपके पास इंडक्टर भी करता है। और इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा कि ऐसा क्या होगा, इन चोक कॉइल, इन choke coil the reactance XL and the resistance are related at what, कि आपके पास जो रिएक्टेंस होगा XL और R, इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो मेरे पास चोक कॉइल है उसकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जिसको आप लोग XL कहते हो, वो मेरे पास क्या होगी, कम होगी। क्या होगी मतलब बराबर भी आप कह सकते हो। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कोई अगर आप डीसी सोर्स की बात कर रहे हो, एसी सोर्स की बात कर रहे हो, इसमें सवाल में थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम गिवन है। अगर तो आप डीसी सोर्स की बात करो तब तो भाई आपके पास जो रिएक्टेंस है R इज ग्रेटर देन RL होगा। अगर आप एसी सोर्स की बात करो भाई तब तो आपके पास ये होगा। लेकिन इन दैट केस कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर बेसिकली दोनों एक ही काम करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए मेरे ख्याल से ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। तो मुझे बताओ भाई इसका राइट ऑप्शन क्या आता है? सी आता है। अच्छा, फिर शायद उसने एसी सोर्स की बात की है। अगर तो भाई यहाँ पर मैंने आपसे यही क्लियर कट बात कही, अगर तो भाई वो डीसी सोर्स की बात करें तब तो ऑप्शन नंबर बी आता है। अगर आप लोग एसी सोर्स की बात करो तब आपके पास ऑप्शन नंबर सी आता है। लेकिन उसने तो ना यहाँ पर एसी की बात की है ना डीसी की बात की है, तो फिर आप इसको ऑप्शन नंबर ए कह सकते हो। तो अगर उसने आपको, आपके पास अगर ऑप्शन नंबर सी गिवन है तो ये भी ठीक है आपके पास। इसको आप लोग फिर भी इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। सवाल नंबर 7 की तरफ देखते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एट रेजोनेंस, कि फेज डिफरेंस क्या होगा करंट और वोल्टेज के दरमियान एट रेजोनेंस में। तो जाहिर सी बात है एट रेजोनेंस में आपके पास XL इज इक्वल टू XC होता है। तो जो आपके पास इंडक्टिव्स है वो आपके पास रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो जब रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो आपके पास फेज डिफरेंस जीरो हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी जहन में रखना। बाकी बच्चे किधर गए? अच्छा देखें भाई कौन कौन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ इस वक्त जो है मरवा खान बंगिश के अलावा माशाल्लाह सारे बच्चे यहीं पर ही बैठे हुए हैं। नहीं, मैं बार बार देखूंगा भाई कौन प्रेजेंट है कौन प्रेजेंट नहीं है, फिर उसकी बेइज्जती भी करनी है ना। अच्छा जी, सवाल नंबर 8 की तरफ देखते हैं। इन एसी सिस्टम, हाँ बड़ा अच्छा सवाल पूछा है सर, क्या ये चौक कॉइल जो है वो यूजेस में है कि नहीं है? बिल्कुल है, आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल करते हो। मैं इसको आपको एक यूज जो है वो बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक वायर है, इस वायर में आपके पास करंट आ रहा है 10 एम्पियर, ठीक है। अगर तो मैं इसके आगे, और पावर है मेरे पास, पावर है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 100 वाट। अगर मैं इसके आगे रेजिस्टर लगाऊंगा तो जब ये करंट इसमें से पास होगा तो होगा क्या,
आपके पास करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अज्यूम करो कि आपके पास करंट की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 5 एम्पियर होगी। जब करंट की वैल्यू आपके पास कम होगी तो इसी तरह से पावर की वैल्यू भी आपके पास कम हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी? 50 वाट हो जाएगी। अब मुझे चाहिए 5 एम्पियर करंट, तो लेकिन मैं चाहता हूं पावर कम ना हो, पावर भाई मेरे पास 100 वाट ही हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इंडक्टर का इस्तेमाल कर लूंगा। तो जब मैं इंडक्टर का इस्तेमाल करूंगा तो यहां पर पावर आपके पास कितनी है? 100 वाट। करंट आपके पास कितना है? 10 एम्पियर। जब करंट इसमें से पास होगा तो होगा क्या? करंट तो मेरे पास कम हो गया, फॉर एग्जाम्पल कम होकर मेरे पास 5 एम्पियर तो हो गया, लेकिन पावर आपके पास कम नहीं हुई, क्योंकि पावर लॉस इन इंडक्टर आपके पास ज़ीरो होती है, वो आपके पास 100 वाट ही रहेगी। इस वजह से जब आप ऐसे सर्किट का इस्तेमाल करते हो जहाँ पर स्पेशली एसी के अंदर, कि जब आप लोग जो है वो आप लोगों को करंट को कम करना है लेकिन पावर ऑब्वियसली कम नहीं करनी, तो आप लोग इंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, और मैं ये सवाल मिशेल ज़ारा से ही एक्सपेक्ट कर सकता था कि ये वो अच्छा सवाल पूछ सकती है। बाकी ये जीनियस और ये अदन लोगों से तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये भी इनके जहनों में भी कभी कोई सवाल आ सकता है, सवाए फेसबुक के, सवाए कपड़ों के, सवाए सेंटोरस में जाकर लंडे बाज़ार को सेंटोरस कहने में, और तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी। इन एसी सिस्टम वी जनरेट साइन वेव फॉर्म बिकॉज के जो है हम लोग साइन वेव कहते हो, क्यों? इट कैन इजीली ड्रॉन, क्या ये आसानी से हम लोग बना सकते हैं? इट प्रोड्यूस लीस्ट डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्या ये आपके पास कम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में? इट इज़ द नेचर स्टैंडर्ड, क्या ये आपके पास नेचर में ही साइन वेव पाई जाती है? अदरवाइज कैन नॉट बी प्रोड्यूस ईजिली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इट कैन प्रोड्यूस लीस्ट डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कि ये कम डिस्टर्बेंस जो है वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। अच्छा, मैं आपको छोटी सी एक बड़े मज़े की बात बता दूं। अब स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आती होगी कि सर जब हमने एसी जनरेटर में पढ़ा था, तो एसी जनरेटर में हमने वहाँ पर नेचुरली जब हमने कॉइल को रोटेट करवाया था, जो मेरे पास ये कॉइल थी, आपको शायद याद हो, हमने जो जब पिछले जन्म में एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था, तो ये आपके पास कॉइल थी, इसके दरमियान में मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो रखा था। तो हमने ये कहा था भाई कि यहाँ पर मेरे पास एक ग्राफ बन रहा था, वो तो मेरे पास साइन वेव बन रहा है, यानी जो मेरे पास एसी जनरेटर बना रहा है वो तो मेरे पास नेचुरली साइन वेव बन रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन नेचुरल क्यों नहीं हो सकता? तो जवाब गलत है। जब आप इसको एसी जनरेटर में वेव बनाते हो तो वो बेसिकली जो नेचुरल फॉर्म है वेव की, नेचुरल फॉर्म जो है वो आपके पास हमेशा स्क्वायर वेव बनती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरे पास ज़ीरो, फिर उसके बाद मैक्सिमम, फिर ज़ीरो, फिर मिनिमम, और ये फिर मैक्सिमम। अब ये कैसे बनती है ज़रा ध्यान में रखो। पहले ज़ीरो, मैक्सिमम, इस तरह से आपके पास जो वेव है वो जनरेट होती है, साइन वेव जो कि स्क्वायर की फॉर्म में है। इस तरह से मेरे पास वेव्स जो है वो जनरेट होती हैं। ये आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है? मेरे ख्याल से मैंने ठीक से नहीं बनाया, ठीक से नहीं बनाया ना? अच्छा जी, ये आ गया ज़ीरो, ये आ गया, ये आ गया, फिर ये आ गया, अब ये ज़ीरो, ये आ गया, ये आ गया। अब इस तरह से कोई वेव्स जो है वो जनरेट होती हैं मेरे पास। तो अब इसको फिल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और वेव भी प्रोड्यूस करवाता हूँ। एक और वेव भी जो है वो इस तरह से दो दो वेव्स जो है मैं प्रोड्यूस करवाता हूँ, ताकि भाई मेरे पास जो ये एक फ्लक्चुएशन टाइप आ रही है इसको मैं ख़त्म कर लूँ।
तो इसमें सबसे पहले आप लोग फिल्टर का इस्तेमाल करते हो, फिल्टर्स भी आप लोग लगाते हो ताकि आप लोग साइन वेव, स्मूथली साइन वेव आप लोग ले सको और इसकी जो डिस्टरबेंस है वो कम से कम हो। तो ये सवाल अक्सर औकात एनएमडी केट में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो नेचुरल वेव है, जो नेचुरल फॉर्म ऑफ वेव है, वो मेरे पास कौन सी वेव है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि स्केयर में, स्केयर फॉर्म ऑफ वेव जो है वो आपके पास नेचुरल फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। जो आपके पास तरबेला डैम में जो वेव जो वो जनरेट कर रहा होता है अल्टरनेटिंग सोर्स का, वो आपके पास स्केयर वेव में जनरेट कर रहा होता है। फिर आगे हम उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते करते उसको हम लोग जो है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है। वो नेचुरल फॉर्म है ना। सवाल नंबर 9 की तरफ देखते हैं। अच्छा, तुमने डैम कहाँ पे देखा है? वो यूट्यूब के अंदर। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय 20 साइन ऑफ 157t। इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज व्हाट। आपके पास फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी? तो यहां पर आपको ये नजर आ रहा है कि ओमेगा मेरे पास किसके इक्वल है? ओमेगा मेरे पास किसके इक्वल है? 2 पाई एफ के। तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या थी? 157 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू एफ। तो इसको आप लोग डिवाइड कर लो तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आता है? मुझे आप बता दो, मुझे नहीं पता कि राइट ऑप्शन क्या आता है। 25 आता है। तो 25 जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। देखो अदन, मैं तुम्हें किसी गाइड से नहीं पढ़ा रहा, मत तुम्हारे जहन में होता हो कि सर ने आगे गाइड खोली होगी और हमें वो आंसर बता रहे हैं, एमसीक्यूज भी ऐसे ही करवा रहे हैं, टॉपिक्स भी ऐसे ही करवाते हैं क्योंकि हमें सर नज़र नहीं आ रहे। तो ऐसी बात नहीं है, मेरे पास गाइड नहीं है, तो इसी वजह से मैं, अगर होती तो मैं तुम लोगों को डायरेक्ट बता देता। इसका ऑप्शन नंबर बी आता है। सवाल नंबर 10 की तरफ देखते हैं। इन आर एल करंट, इंडक्टर रेजिस्टर करंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस अपोज ईच अदर। क्या आपके पास इंडक्टर और रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं? रेजिस्टेंस वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज विथ फ्रीक्वेंसी। रेजिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती। द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज विथ फ्रीक्वेंसी, यानी आपने ये देखा है कि XL इज इक्वल टू 2 पाई एफ। जैसे जैसे आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो XL भी आपके पास इंक्रीज हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी कुछ ठीक लग रहा है। एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज विथ फ्रीक्वेंसी, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। सवाल नंबर 11 की तरफ देखते हैं। An alternating quantity, voltage and current is known if is completely known if we know। यानी आप अल्टरनेटिंग करंट जब आप उस वक्त आप नॉन कर सकते हो जब आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पता हो। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, शायद आपको याद हो, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यानी मुझे V नॉट पता होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी और फेज, ये मुझे पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखते हैं। यार तंग हो गया हूं यार, ये खत्म होने का नाम ही नहीं दे रहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैक्सवेल जनरलाइज, मैक्सवेल ने क्या चीज़ का जनरलाइज किया था? तो जाहिर सी बात है मैक्सवेल ने बेसिकली फ्राडेज लॉ को इस्तेमाल किया था। वैसे तो इसने ये चारों का इस्तेमाल किया था। गाजेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल किया था, गाजेज लॉ ऑफ मैग्नेटिसिटी, मैग्नेटिज्म का भी इस्तेमाल किया था, फ्राडेज लॉ और एम्पियर्स लॉ, इन सब को उसने जनरलाइज करके एक नया लॉ दिया था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसने सी का दिया होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर ई है, ऑल ऑफ दीज।
कि मैक्सवेल ने इन सब लॉस को यूज करके जो है वो इसका मैक्सवेल इक्वेशनें दी थी। तो मुझे बताओ आप लोगों ने किस ऑप्शन के ऊपर टिक किया हुआ है? एम्पियर्स लॉ के ऊपर, मैक्सवेल जनरलाइज एम्पियर्स लॉ। तो मैंने आपसे ये कहा कि ये सारे के सारे लॉज जो है वो इसने इस्तेमाल किए थे। तो अगर एम्पियर्स लॉ के ऊपर क्लिक किया हुआ है तो ठीक है, होगा, हो सकता है। आगे देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गोस फ्रॉम एयर टू ग्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज? इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि चेंज नहीं होगी? तो ऑब्वियसली मेरे पास अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो चेंज नहीं होगी, तो ये आपके पास आ जाएगा। सवाल नंबर 14, द सर्किट इन विच करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, द पावर फैक्टर इज 1। ठीक है, with increase in frequency of AC supply, the impedance of RLC क्या होगा जी? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्पीडेंस आपके पास क्या होता है जी? Z इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स एल माइनस, ये क्या कर रहे हो, आर स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्केयर इंटू अंडर द रूट। यानी जैसे जैसे आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो इम्पीडेंस भी आपके पास इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। चलें जी, आज के लिए हम लोग इत्तेफाक करते हैं, बाकी 4 क्वेश्चन आंसर कल करेंगे। तो किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो वो काइंडली पूछ सकता है। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, दिमाग लगता है ना, और जब इंसान का दिमाग लगता है तो वो थक जाता है। तुम लोगों की तरह तो मैं हूं नहीं। किधर आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपकी कॉल आई थी। हेलो। अ, काशिफ? कौन सा काशिफ? नहीं नहीं, मतलब मैं आपको पहचान नहीं पाया ना।